नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल ने पिछली बैठक में एक योजना को मंजूरी दी है और वो योजना ऐसी है कि गेस्ट टीचर्स की सेवाएँ ली जाएँगी पीरियड बेस पे लगभग पहले चरण में 2600 लोगों की, जिसमें 1600 जेबीटी टीचर होंगे और 1000 स्कूल और कॉलेज प्रवक्ता होंगे। इनको 200 से 300 रुपए पर पीरियड दिया जाएगा। 1 से 2 साल के लिए इनकी सेवाएँ ली जाएँगी। लेकिन चारों तरफ इस योजना का विरोध हो रहा है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा, सीपीएम, आम आदमी पार्टी के अलावा छात्र संगठन, एसएफआई, एबीवीपी, यहाँ तक कि कांग्रेस का अपना विंग एनएसयूआई भी इसका विरोध कर रहा है और बाकी शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये योजना एक तरह से जैसे केंद्र ने सेना के लिए 4 साल की भर्ती के लिए अग्निवीर योजना शुरू की थी, उसी की तरह अब इसको हर कोई नाम दे रहा है कि ये शिक्षक वीर होंगे, जो 2 साल सेवाएँ देने के बाद घर आ जाएँगे और उनको जो मिलेगा भी पीरियड बेस्ड मिलेगा और मैक्सिमम 4 पीरियड, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दिए जाएँगे यानी कि व छुट्टियाँ-छट्टियाँ काट के उनको 10-1,000 रुपया, 12,000 रुपया इस तरह से 10 8-10 12,000 रुपए के बीच में मिलेगा। इस योजना का बड़ा हो रहा है क्योंकि सुक्खू मंत्रिमंडल ने आखिर इस योजना को क्यों मंजूरी दी और वहीं पूरा ड्राफ्ट और नोटिफिकेशन के लिए योजना वो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के टेबल पे पहुंच गई है। अधिकारियों ने योजना बना के फाइनल उसके लिए भेज दिया आगे मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद एसएमसी के जरिए स्कूल की कमेटियों के जरिए एसडीएम्स के लोकल एसडीएम्स के जरिए इनकी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। चारों तरफ विरोध है, कोई कह रहा है कि शिक्षा नीति का बिल्कुल यहाँ पे तबाह कर दिया जाएगा, कोई शिक्षा की गुणवत्ता को लेके सवाल उठा रहा है कि शिक्षक वीर क्या करेंगे? ये युवाओं को छलने का ये प्रयास है, लेकिन सरकार वो दूसरी तरफ दुहाई दी जा रही है कि सरकार का खजाना खाली है और लगभग 30,000 पद शिक्षा विभाग में खाली हैं, टेम्परेरी व्यवस्था करना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमित पठानिया हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, वह बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुशाल भारद्वाज जी हैं, सीपीएम के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं और छात्र राजनीति से निकले हैं कुशाल जी और अमित जी भी छात्र राजनीति से निकले हैं। तो आज चर्चा ऐसी है तो मैं सबसे पहले शुरुआत कुशाल जी आज आपसे करूँगा, क्योंकि आपने इस चीज़ों को देखा है, यूनिवर्सिटी को देखा है, कॉलेज की छात्र राजनीति को देखा है। युवाओं के साथ मतलब ₹200 किसी को देना है, रोज़ के पीरियड हो गए, मैक्सिमम दे भी दिए किसी को 4 पीरियड दे दिए और वो उसके बाद म छुट्टियाँ-छट्टियाँ काट के 20 दिन का ही बनता है सारा। तो ₹8,000 में उनके साथ मज़ाक होगा और 1 साल और मैक्सिमम 2 साल उनकी सेवाएँ ली जाएँगी। ऐसे ही योजना है ये, शिक्षक वीर। ये जो सरकार की योजना है ये निश्चित तौर पर युवाओं के खिलाफ है और ये बेरोजगारी को बढ़ाने वाली है। सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि नई भर्तियां होंगी तो रेगुलर आधार पर होगी, जो हमारी लंबे समय से मांग रही है। लेकिन रेगुलर भर्तियां करने के बजाय सरकार एक तरह से युवाओं से खिलवाड़ कर रही है, भद्दा मजाक कर रही है और इस भद्दे मजाक को सहन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो नीतियां चल रही है नव उदारवाद की, उन नीतियों के चलते जो ऐसा कुछ हो रहा है। पिछली सरकार थी तब भी इसी तरीके से कहीं पर जो है वो मल्टीटास्क वर्कर रखे गए, कहीं पर जो है ये आउटसोर्स पे रखे गए। उससे पहले भी सरकारों ने ऐसा किया और अब तो ये और भी ज्यादा मजाक जो सरकार ने कर दिया है कि वो 200 रुपया पकड़ा करके युवाओं को जो है एक तरह से लुभा रही है और ना तो कहीं काम करने लायक रहेंगे, ना तो इस जॉब को छोड़ने लायक रहेंगे। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध ये है कि मेहरबानी करके इस नीति को बदलें और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आज देश में पढ़े लिखे युवाओं के बेरोजगारी प्रतिशतता में सब प्रथम नंबर पर है, उस हिमाचल प्रदेश को अगर आपको मालूम है कि कई राज्यों के अंदर जो है किस तरीके के आंदोलन उठे हैं। बहुत सारे आंदोलन अलगाववाद की तरफ जाते हैं, बहुत सारे आंदोलन फिरकाप्रस्त की तरफ जाते हैं। पर हिमाचल एक शांत प्रिय राज्य है, लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिस तरीके से दिनों दिन यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे युवाओं के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। वो जो है कहीं ना कहीं एक विस्फोट करेगी और इसलिए सरकारों को संभलना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जानना चाहूंगा ताकि डिस्कशन करना और आसान रहे। जी। आप
आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सन 2002 में बिना हस्ताक्षर किए एमओयू लागू किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा। दिल्ली में उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी नहीं, की सरकार ने हस्ताक्षर कांग्रेस नहीं की किए। हिमाचल नहीं, हिमाचल 2002 में। अच्छा, दो 2002 में 2002 में। और एफबीआरएम बिल, नहीं, उसकी बात कर रहे मुझे हैं। मुझे कंप्लीट करने दो। जी 2002 में हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी और तब एमओयू पे हस्ताक्षर किए बिना उसको लागू करना शुरू किया था, जब पहली बार जो है अस्पतालों में यूजर चार्जेस लगे थे, आपको याद होगा। जी उस वक्त विपक्ष के नेता माननीय वीरभद्र सिंह जी थे। उन्होंने कहा ये एमओयू गलत है, हमारी सरकार आएगी, हम इस एमओयू को नहीं मानेंगे। 2003 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस ने पहला काम क्या किया, केंद्र सरकार के साथ, एनडीए सरकार के साथ समझौता किया है एमओयू के ऊपर और एक झटके में जो 35,000 पद खाली पड़े थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो सारे समाप्त घोषित कर दिए गए और तब से जो है ये पार्ट टाइम भर्तियां जो है हिमाचल में शुरू हुई और कई कई तरह से यानी रेगुलर भर्तियों पर प्रतिबंध लगा और उसके साथ साथ जो कर्णमूलक आधार पर नौकरियां मिलती थी वो भी कम हुई। उसके बाद आपको याद होगा कि भाजपा और कांग्रेस जो है रेडियो में तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे कि एमओयू तुम लाए, एमओयू तुम लाए। लेकिन असली बात यह है कि 2005 में जब इसको कानूनी रूप देना था हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हमारी विधानसभा के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री बिल लेकर के आए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 और विपक्ष के नेता जो थे धूमल साहब, उन्होंने उसका स्वागत किया था और एक साथ 68 विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, एक साथ 68 विधायकों ने वित्तीय जवाबदेही बजट प्रबंधन कानून 2005 को पारित किया और वो कानून बन गया हिमाचल प्रदेश के अंदर। और तब से जो भर्तियां इस रूप में हो रही हैं, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। मेहरबानी करके सरकारी नीतियों को बदले, जो नवोदारवाद की नीतियां हैं, जिस तरीके से रेगुलर भर्तियां पहले होती थी वैसी भर्तियां हिमाचल में होनी चाहिए और ये जो है हमारी स्पष्ट समझ है इसमें और इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, इससे युवाओं को एक स्थायित्व मिलेगा और उनकी आजीविका चलाने में मदद मिलेगी और कुंठा का शिकार नहीं होंगे। जी जी विवेक जी, बड़ी योजना लाई है सुक्खू सरकार, ठीक है, जो कांग्रेस अग्निवीर योजना को कोसती थी कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और क्या करेंगे उसके बाद। अब वो वही कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पीरियड बेस्ड गेस्ट टीचर एक योजना लाई है। योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी भी दे दी है और अब ये लागू होने जा रही है। इसके जो ड्राफ्ट है उसको फाइनल करने के लिए भेज दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस योजना का जो जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्या हिमाचल प्रदेश में दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं इसको बैकडोर एंट्री भी कहा जा रहा है? आपकी पार्टी कह रही है कि बैकडोर एंट्री का भी एक दरवाजा खोल दिया है। जी मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं प्लीज जी इससे जी पहले। जिस तरीके से केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लाई है वो पूरे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है, वो इस देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ है और इस देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। उसी तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो कांग्रेस सरकार है जो योजना लेकर के आई है युवाओं को रोजगार देने के बारे में, ये भी जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ है। तो एज फार एज इकोनॉमिक पॉलिसीज आर कंसर्न्ड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, जो मुझे लग रहा है। जी जी विवेक जी। डॉक्टर साहब, विरोध के लिए विरोध करना मुनासिब नहीं है जब तक आपके पास उससे संबंधित तथ्य ना हो। ये सत्य है कि प्रारंभिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि बैकडोर एंट्री है, लेकिन मैं इसे किसी और दृष्टि से देखता हूं। अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई नियम या नियमवाली या अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मामला विचाराधीन है और जब तक आ नहीं जाता तब तक इस पर कोई भी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी उत्तर देना। लेकिन एक विषय बड़ी स्पष्टता से जो उभर के आया है वो यह है कि ये पूरा मामला कैबिनेट में चर्चा में आया है और कैबिनेट में चर्चा में आने का अर्थात बड़ा स्पष्ट है कि ये वही कैबिनेट में जिम्मेवार लोग बैठे हैं जिन्होंने 1 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा करके प्रदेश के युवाओं को ठगा था। ये अत्यंत चिंता का मामला है और आज सरकार 2600 के ऊपर भर्ती भी आ गई है। हम इसका विरोध करते हैं, इस पद्धति का विरोध करते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिस और शायद अभी तक ध्यान नहीं गया हमारे पैनलिस्ट का, वो है कि ये मामला जो था ये चाइना योग के माध्यम से आना था और मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि 17 नवंबर 2023 को आपके चैनल पर ही हमने इस विषय को लेकर के एक लंबी चर्चा की थी
और लगभग आज 16 तारीख है, 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, क्योंकि इसमें जो भर्तियां होनी है, जो 30,000 आपने बोला, इसमें आधी होनी है बैच वाइज और 50% इसमें होगी चयन के माध्यम से, लेकिन उसका पुनर्गठन अभी तक नहीं हो पाया और हमने उस समय भी जिम्मेवारी से कहा था कि सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है बिना सोचे समझे, और सरकार अब उसको प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर पा रही है या नहीं करना चाहती है। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो परिस्थितियां उभर के आ रही हैं ये बेहद खतरनाक हैं और युवाओं का जो शोषण है ये बेहद घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय के लिए। दूसरा विषय जो हमारे कुशल भारद्वाज जी ने उठाया, मैं उनको ये स्पष्ट कर दूं कि अग्निवीर योजना का इसके साथ कंपैरिजन करना वो कोई तुक ही नहीं बनता। आपको मैं ये बता दूं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये अपना जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की व्यवस्था पहले भी थी आर्मी में, और उसके बाद PPOR जिसे पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक की व्यवस्था उसके बाद शुरू की गई, जिसमें अग्निवीर योजना को लाया गया। अग्निवीर योजना में भी उन बच्चों को 25%, जो बच्चे उसमें भर्ती होंगे उनको 25% को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान रखा गया है। और ये योजना क्यों लागू की गई, उसमें बड़ा स्पष्ट विषय है। उसमें है कि जो पेंशन बजट है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सीधी सीधी नीति है कि अगर आपने जनता को, समाज को आपने अगर लाभ पहुंचाना है तो आपको उन्हें सशक्त करना होगा। हम कम्युनिस्टों की तरह पहले नौकरी बाद में लाल झंडा, उसमें विश्वास नहीं करते। हमारा बड़ा बड़ा सीधा और स्पष्ट दायित्व है कि आप लोगों को स्वयं अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ा करिए। और ये योजना में अभी ये योजना प्रारंभ हुई है, इससे कोई बच्चे रिटायर होके वापस नहीं आए हैं, उसके बाद सरकार ने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हैं चर्चा के लिए। और अगर किसी लगे तो उनको रिटायर होने हैं, अभी शुरू ही है ये, अभी तो भर्तियां चल रही हैं अग्निवीर की। उस समय देखेंगे जो परिस्थितियां उभर के आएगी, सरकार दोबारा पुनर्विचार कर सकती है, इसमें कोई दरवाजे बंद नहीं किए हैं। और बहुत से अधिकारी आज आपके पास जो सर्विस कमीशन के, शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से आज आपके पास HAS और IAS अधिकारी हैं, और इन बच्चों को भी अगर वहां से ट्रेंड होकर आते हैं और एक अपना बेहतर जीवन शैली प्रारंभ करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। हर चीज में ये टीका टिप्पणी करना कि सरकारें ही खराब होती हैं, यही व्यवस्था है कि आज सिमट कर रह गई है कम्युनिस्ट पार्टी भारत में, कहीं दिख नहीं रही। और रहा प्रश्न कांग्रेस का तो सीधा सीधा जो यहाँ पर वक्तव्य यह था कि किसी प्रकार से हम सत्ता में आ जाएं, वो प्रोक्त सूत्रों से किसी भी तरह से वो आना चाहते थे, वो आ गए। लेकिन हम फिर भी इनको कहते हैं कि कैबिनेट का स्तर तो लोगों ने देख लिया, अब एक बार हम आ जाएं, ये अपना पूरा व्यवस्था सिस्टम ले आए, उस पर पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन प्रारंभिक रुझान ऐसा लगता है कि कांग्रेस बैकडोर एंट्रियां करना चाहती है और करने का प्रयास कर रही है। अब ये जब तक नॉर्म्स नहीं आ जाते तब तक इसके ऊपर कोई बहुत जल्दबाजी हो जाएगी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना, मेरा ये मानना। जी विवेक जी, नॉर्म भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, फाइल मुख्य शिक्षा मंत्री के टेबल पे है। नॉर्म ये है कि मेरिट इसकी एक बनाई जाएगी और कॉलेज लेक्चरर के लिए जो गेस्ट टीचर के पद होंगे प्रवक्ता के, उसके लिए नेट और सेट जो क्वालिफाई किए होंगे उनको लिया जाएगा। लेकिन बाकी JBT के लिए 65% मार्क्स, 75% मार्क्स इस तरह से तय किए गए हैं और इनका फिर एक टेस्ट लेंगे, वो मार्क्स के आधार पे भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे और फिर इनको नियुक्ति दी जाएगी। कहीं ना कहीं जैसे पहले भी सरकारें PTA, SMC, एडहॉक कई चीजें लाती रही हैं सरकारें, और उसी की तर्ज पे ये है। और इनका कार्यकाल जो है 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 2 साल होगा। और 2 साल के अंदर अगर रेगुलर टीचर या प्रवक्ता आ जाता है वहां पे, तब भी इनको हटाया नहीं जाएगा, उनका 2 साल पूरे कराए जाएंगे। योजना का ड्राफ्ट मोटा मोटा ये है। अगर ये ड्राफ्ट जो आप बता रहे हैं अगर ये सही ड्राफ्ट है तो ये ड्राफ्ट ही टर्न डाउन हो जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रावधान है कि 11 महीने जिस व्यक्ति को आपने किसी हेड में से सैलरी देंगे, या कोई कंपनी बनाएंगे ये, या कोई SMC के माध्यम से करेंगे, कोई प्रावधान तो करेंगे उनको पैसे देने का कि उनको पैसा कैसे देना है। जो लोग काम करेंगे अगर उनको 11 महीने रेगुलर ये उन्होंने किसी ने तनख्वाह दे दी तो वो 12वें महीने न्यायालय चला जाएगा और वो बोलेगा कि मैं अब रेगुलर इस सिस्टम का एम्प्लॉई हूं, ये उसे निकाल ही नहीं पाएंगे। वो टोटली पीरियड बेस्ड, इसीलिए स्कीम को पीरियड बेस्ड नाम दिया गया है ना।
वो क्लेम कर ही नहीं पाएगा। अल्टीमेटली जो भी उनका मानदेय बनेगा, जो भी बनेगा, वो मानदेय किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही उनको डिलीवर किया जाएगा ना जी। एसएमसी करेगी, गवर्नमेंट ग्रांट देगी, शिक्षा विभाग ग्रांट देगा। अगर शिक्षा विभाग ग्रांट देता है, एसएमसी उसको करती है, और 11 महीने के बाद वो एसएमसी के परमानेंट एम्प्लॉई हो जाएंगे, और 11 महीने के बाद ये उनको हटा नहीं पाएंगे। जो मर्जी कर लें ये, वो न्यायालय चले जाएंगे, क्योंकि ये प्रावधान है कि जिसको 11 महीने तनख्वाह दी गई उसको नहीं दिया जाएगा, फिर हमारे कम्युनिस्ट भाई लाल झंडा लेकर वहां आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली कांग्रेस तो अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा करना चाह रही है। ये कांग्रेस को समझ क्यों नहीं आ रहा, ये मतलब समझ से परे है। कांग्रेस जानकर इस तरह से बैकडोर एंट्री करते करते अपने आप उलझ जाएगी और प्रदेश में एक बहुत बड़ी अवस्था खड़ी हो जाएगी। ये 1 लाख रोजगार से 8,000, 5,000, 4,000 करते करते अब 2,600 पे आ गए। वो भी अगर ये पीरियड बेस्ड आ रहे हैं, 30,000 लोगों में से 26,000 लोगों को चुनेंगे कैसे, जहां 30,000 पद खाली पड़े हैं? उसकी प्रक्रिया क्या है? मैं तभी कह रहा हूं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक बहुत जल्दी हो जाएगा इसके ऊपर कोई टिप्पणी व्यक्त करना। जी अमित जी, 1 लाख रोजगार का दावा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब खाली खजाने को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि पद बहुत खाली हैं शिक्षा विभाग में। और ये निर्णय गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अब ले लिया है कि गेस्ट टीचर की जो पीरियड बेस्ड आधार है, उसके आधार पे हम 2,600 लोगों को पहले चरण में नियुक्त करेंगे। वहीं पे हर तरफ इसका विरोध हो रहा है कि केंद्र की अग्निवीर योजना से तुलना की जा रही है कि शिक्षक वीर बनाने जा रही है सुप्रीम सरकार, कांग्रेस की सरकार। युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं के साथ उनके भविष्य को लेके भी चिंताएं हैं। वहीं पे जो शिक्षा की गुणवत्ता है उससे भी खिलवाड़ होगा, ये कहा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है वो भी तबाही के कगार पे आ जाएगी हिमाचल प्रदेश में। और शिक्षा में कहीं हिमाचल कहाँ अव्वल रहता था, कुछ सालों से उसका प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। अगर इसी तरह की व्यवस्थाएं चलती रही तो और गिरेगा। कांग्रेस पे बड़े आरोप लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं विपक्ष का विरोध, बाकी संगठनों का विरोध कहीं दबाव में ले रहा है कि इस शिक्षक वीर योजना को कहीं ना कहीं रोका जाए, इसको ना लागू किया जाए। कैबिनेट ने भले इसको हरी झंडी दे दी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे कि मैं अपनी वाणी को शुरू करूं, उससे पहले मैं विवेक जी का एक जवाब का उत्तर दे दूं कि बैकडोर एंट्रियां की सरकार थी तो यूपी, बिहार, कोई अन्य प्रदेशों के लोग जो सचिवालय में रखे गए। बैकडोर एंट्रियां कैसी की जाती है वो तो विवेक जी अच्छे से जानते हैं, परंतु ये बैकडोर एंट्री नहीं है। आप इस चीज को समझिए, आप भी सभी जो बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। तो गेस्ट फैकल्टी पहले गेस्ट फैकल्टी भी कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड की जाती थी। कुछ अगर मान लो टीचर नहीं, जैसे मान लो केमिस्ट्री का अगर कोई बच्चा मेडिकल में पढ़ता है और केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, तो उसको गेस्ट के तौर पे वहाँ पे उसको बुलाया जाता था। वहाँ पे ऐसा शिक्षा के अंदर उसको कोई वंचित ना रह जाए, और कोई भी फैसिलिटी सरकार जो है किसी न किसी तरीके से उनको पहुंचाती थी स्टूडेंट्स को। वैसी ही ये योजना है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बहुत ही अच्छी पहल है। मैं ये कह सकता हूँ, पहली बात तो इन्होंने, आपने ही खुद कहा है कि टैट और सेट का अनिवार्य जो है वो कॉलेज स्तर पे रहेगा, और साथ ही साथ जो है बच्चा जो है जो टीचर रखा जाएगा वो 70%, 75% या 65% की जो भी उसकी क्राइटेरिया, जो भी नॉर्म्स आएंगे, जो ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर में आएंगे, उसी तहत वो होगा। और उसके बाद भी उसकी एक इंटरव्यू कॉल की जाएगी, उसी के आधार पे वो बच्चा जो टीचर है वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखा जाएगा। मैं डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2017 में भाजपा जब सरकार सत्ता में आई थी, जब ये कहती थी कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, तो आपको डबल इंजन की सरकार का ये फायदा दिखा दूं कि 2023 में आते आते जब 23-22 में हमने सत्ता संभाली, तो हमारे पास 26,000 से ऊपर जो पद थे तकरीबन जो शिक्षा विभाग के खाली चले हुए थे, तो उन्होंने एक भी भर्ती जो है उस टाइम पे नहीं की। क्या कारण रहा, क्यों नहीं रखी गई, ये उस पर चर्चा नहीं कर सकते। ये चर्चा किस पे कर रहे हैं, जहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहल की है, ये चर्चा उस पे कर रहे हैं। ये चर्चा उस पे नहीं कर रहे कि 17 से हम 22 तक सत्ता में थे, हमने एक भी टीचर नहीं रखा गया। इन्होंने धराधर 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में इन्होंने बहुत फास्ट में, जिस फास्ट में गेंदबाज भी गेंद अपनी स्पीड से नहीं फेंकते, तो उससे भी 3 गुना ज्यादा स्पीड में इन्होंने धरातल में ना जाते हुए इन्होंने हवा में
इंस्टीट्यूट खोले, कोई कॉलेज खोल दिया, कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले, तो वहां पे भर्तियां कहां से जब आपके पास फैकल्टी पहले से माइनस में जा रही थी, आपने उसको नहीं भरते हुए आपने और कॉलेजेस स्कूल खोले, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो डिनोटिफाई किए थे वो भी कहीं ना कहीं उसका एक उदाहरण था। तो ये मुद्दे जो हैं ये तभी आप लोगों के सामने आ सकते हो जब आपके उसके बारे में आपने कुछ काम किया हो। और रही बात सीपीएम खुशहाल जी की, मैं बात पे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमेशा जब भी कोई काम फायदे के लिए होता है तब तो ये कहते हैं कि हमने करवा लिया, जब जैसे कोई अपने से लगता है कि हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते तो ये लाल झंडा लेके वहां पे विरोध करने पे आ जाएंगे। मैं इनके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं मुख्यतः विवेक जी से ये कहना चाहता हूँ कि 17 से 22 में जब आपकी डबल इंजन की सरकार थी तो आपने फैकल्टी क्यों नहीं भरी, क्यों खाली छोड़ी? आपने जो जैसे जिस तरीके से आपने सरकार को हमारे सौंपा, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। और रही बात डॉक्टर साहब, आपने 1 लाख रोजगार देने के लिए, देखिए हम वचनबद्ध हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम इन टीचर नहीं रखेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम शिक्षा विभाग के खाली पद नहीं भरेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम रोजगार नहीं देंगे। इन्हीं की सरकार में ऐसी कई भर्तियां, जो पेपर लीक मामला हो, चाहे जीओटी का मामला हो, कई ऐसे मामले जो आपके हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई सीबीआई इंक्वायरी में पेंडिंग है, कोई बिजनेस इंक्वायरी में पेंडिंग है। ये सारे के सारे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आने के बाद 2-3 रिजल्ट जो निकले हैं, ये उनकी दूरदर्शिता का सोच है। और जो इन्होंने हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया, ये भी उनकी दूरदर्शिता की सोच थी, क्योंकि जो मेरिट वाले बच्चे थे वो कहीं ना कहीं इन वजह से जो भाजपा ने अपने फायदे के लिए जो रखा था उसको बंद करके जो आम बच्चों के लिए दरवाजे खोले हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों को ये आश्वस्त करवाना चाहता हूँ, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दूरदर्शी सोच को, कि गेस्ट फैकल्टी का जो प्रावधान है, जो रखे जा रहे हैं, जो बच्चे घर में बैठे अपनी ग्रेजुएशन करके बैठे, उनको एक मौका कि आप आइए और अपना एक्सपीरियंस वहां पे लीजिए, और जब भी उनकी पोस्टें निकलेंगे आप उसमें क्वालिफाई करिए। ये कोई घर में बैठ के, कोई बच्चा घर में बैठ के अपनी जो एजुकेशन लेके घर में बैठ के कितने दिन बैठे रहेगा? कितने दिन अपने वो पिछले 6-6 साल से कोई बीएड करके बैठा है, कोई एमएड करके बैठा है, कोई नेट करके बैठा है, कोई सेट करके बैठा है, तो उन बच्चों का क्या जो पढ़ाई करके 2-2-3 से, क्योंकि जब तक आप पढ़ाई के साथ टच में नहीं होंगे, कोई भी काम लीजिए आप, किसी भी विभाग में अगर आप नौकरी करते हैं, आप 1 साल के बाद उस विभाग में दोबारा से छुट्टियां लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको समझने में बहुत महीने लग जाते हैं। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा खतरा जो आरोप लगाया जा रहा है कि बैकडोर एंट्री, पिक एंड चूज होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पारदर्शिता इस तरह के काम में होगी नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सचिवालय में हमने कोई बिहार का, यूपी का, उत्तराखंड का कोई व्यक्ति नहीं रखा। हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल का ही व्यक्ति होगा, हिमाचल का बेरोजगार ही वहां पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने के लिए आएगा। कोई हरियाणा से नहीं आएगा, कोई पंजाब से नहीं आएगा। जो इन्होंने बीजेपी सरकार में जो इन्होंने बिठाए थे अपने बैकडोर एंट्री, इनसे ज्यादा हमें इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। हमने बैकडोर एंट्री, अगर एक भी व्यक्ति अगर बैकडोर एंट्री से होगा हिमाचल प्रदेश का एक आम नागरिक, एक आम पढ़ा लिखा। लेकिन बैकडोर एंट्री कैसे रोकेंगे, सवाल ये है। होगी ना डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, मेरिट में आप जब सिलेक्शन होगी, नहीं एफएमसी के जरिए करोगे या वो लोकल एसडीएम को चेयरमैन बना दोगे किसी कमेटी का, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रभाव में रहती हैं। चाहे वो उस समय विद्यापासक लगे थे, वो भी आपको पता है, पीटीए लगे, कैसे विवादों में रहे हैं मामले। नहीं डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप इस चर्चा में भाग ले, हमें भी बुलाया है। मैं आपसे एक ही सवाल करता हूँ, आपने खुद कहा कि नेट की, सेट की क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है। जो व्यक्ति नेट वो कॉलेज कैडर पे बेस्ट फैकल्टी के लिए रखी है, कॉलेज कैडर के लिए। जो स्कूल लेवल पे है, उसकी परसेंटेज तय की गई है कि बीएड में उसके इतने % होने चाहिए, एमएड में इसके इतने % होने चाहिए, एमएससी में इतने होने, एमए में इतनी होनी चाहिए। वो सारा का सारा ढांचा तैयार किया है, जिसकी जो मेरिट में बनेगा उसकी पास ऑटोमेटिकली लग जाएगी। जो फैकल्टी मेरे एमएससी मैंने मैथमेटिक्स में की है। चलिए वो तो उस समय की बात है, कई विवाद आएंगे उस समय जब शुरू की जाएगी ये चीज। विवेक जी, मुझे लगता है अमित पठानिया जी पूरे विषय से भटक गए और ये बैकडोर एंट्रीज को अपने गले से लगा गए। हमने बैकडोर एंट्री की संभावना जताई है, इनको ये नहीं कहा कि इन्होंने बैकडोर एंट्रीज कर ली हैं।
और रहा प्रश्न हमारे ऊपर जो लगाते हैं, तो सचिवालय भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, आप छटनी कर लीजिए, आप इंक्वायरी कर लीजिए, आपको किसने रोका है? और दूसरा प्रश्न ये एम्प्लॉयमेंट का कहते हैं, हम इनके एम्प्लॉयमेंट के विरोध में नहीं है, हम इनके एम्प्लॉयमेंट को देने के तरीके के विरोध में है। दूसरी बात जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बड़े दूरदर्शी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी दूरदर्शी हैं तो हमीरपुर का चाय नहीं होगा, अभी तक क्यों नहीं आपने दोबारा स्थापित किया? आपको ये मालूम ही नहीं है आपको क्या करना क्या नहीं करना। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही ये बात कही है कि नीचे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन इनकी कैबिनेट की दूरदर्शिता क्या है वो बड़ा विचारणीय विषय है कि जिसमें ये प्रस्ताव आया और उन्होंने पारित कर दिया। इसका मतलब कितने इमेच्योर्ड व्यक्ति इनकी कैबिनेट में बैठे हैं। हम तो बार बार कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ इमेच्योर्ड पीपल्स। इनको ये समझना चाहिए कि ये 26 लोगों को भी अगर ये रोजगार देने का ये तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं तो बाकियों के लिए ये क्या करेंगे? हम इनकी एम्प्लॉयमेंट देने के विरोध नहीं करते, हम एम्प्लॉयमेंट तरीका देने का भी विरोध नहीं करते, लेकिन उसमें पारदर्शिता लाएं, ये डिमांड रखना कोई नाजायज डिमांड नहीं है। और हमारे ऊपर बैकडोर एंट्री को इल्जाम लगाने से पूर्व आप अपने ऊपर देखिए, व्यवस्था आपके हाथ में है, परिवर्तन दिखाइए ना। ये परिवर्तन उपयुक्त परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन कह रहे हैं। स्थायी रोजगार की बात करें हम, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक विषय और कहना चाहते हैं, इनके तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के वीडियो उपलब्ध है जिसमें वो कहते थे हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही खत्म कर देंगे, हम तो सबको रेगुलराइज करेंगे। अरे भाई आपने रेगुलराइज तो क्या करना, नई एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट क्या करनी, आप तो अगली जनरेशन को भी आप प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बेहद चिंता का मामला है। जी कुशाल जी मैं अमित जी आपके पास आ रहा हूँ, इन दोनों के सवाल का जवाब देना आप कुशाल जी का। कुशाल जी इन्होंने कहा कि 11 माह बाद जो पीरियड बेस्ड हैं वो भी हकदार हो जाएंगे रेगुलर उसके, तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं? क्योंकि इस तरह की नियुक्तियां तभी होती है जब कुछ बड़ा करना हो कहीं ना कहीं, और इसके पीछे उद्देश्य यही रहते हैं कि हम अपने लोगों को एडजस्ट कैसे करें, इसलिए बैकडोर एंट्री का एक अंदेशा हो रहा है कहीं ना कहीं। आपके पॉइंट करने से पहले एक तो मैं विवेक जी को पूरी तरह से नहीं सुन पाया क्योंकि कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी। अमित जी को मैंने सुना। अमित जी एक बात बोल रहे थे कि भाई ये जो है लाल झंडे वाले ये बिना मतलब के सड़कों पर उतर जाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। आप एक चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि सत्ता जब भी मनमानी करती है, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी की सरकार हो, हम जरूर सड़कों पर उतरते हैं और जनता की आवाज को हम सड़कों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और ये हम करते रहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, विवेक जी भी एक बात कह रहे थे कि अग्निवीर योजना के बारे में। मैं उनको ये याद दिला दूं कि इस देश की सत्ता में आने से पहले आदरणीय मोदी जी ने ये वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नए नौकरियां जो हम देंगे, तो 10 साल में वो 20 करोड़ नौकरियां मिलनी थी हिंदुस्तान के युवाओं को। लेकिन नई नौकरियां मिलने के बजाय जो है सबका एक सा ही हाल है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। दूसरा मैं भी कहना चाहूंगा कि सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं, यहाँ पर सवाल यह है कि किन नीतियों को लेकर के आप आ रहे हैं। मैं दोनों से पूछना चाहूंगा कि सरकार के मुखिया जो मर्जी हो, पिछली सरकार में थे, उससे पहले थे, अब हैं, लेकिन क्या आपकी सरकारें कहीं ना कहीं नव उदारवाद से डिक्टेशन नहीं लेती हैं, डिक्टेट नहीं हो रही हैं, उनके द्वारा संचालित नहीं हो रही हैं, उनकी ही नीतियों को आप लागू कर रहे हैं, जनता की सुन नहीं रहे हैं। और उसके साथ साथ पिछली सरकार के दौरान ये जो बोरी उठाओ जो योजना थी कि आपको पीडब्ल्यूडी में नौकरी देंगे लेकिन आपको जो है वो सीमेंट का कट्टा उठा करके दौड़ लगाना पड़ेगी, ये कौन सा मजाक है ये? तो इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। और जहां तक आप ने अभी सवाल पूछा डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर हर सरकार की ये कोशिश होती है बैकडोर एंट्रीज की, ये बंद होनी चाहिए। और इसलिए जो है पारदर्शी तरीके से और एलिजिबिलिटी के आधार पर ये जो है सारा प्रक्रिया होनी चाहिए। और जो लोग एलिजिबल हैं, जिस रूप में जिसमें रोस्टर भी लागू होना चाहिए, चाहे वो एससी है, एसटी है, और है, वो भी लागू होना चाहिए। संविधान के मुताबिक जो है नौकरी दी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से हो रहा है कि रोस्टर लागू नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर जो कमजोर तबके जिनको संविधान में जो है आरक्षण दिया गया उनको भी बाहर किया जाता है, और जो गरीब घरों के बच्चों को बाहर किया जाता है। बैकडोर एंट्रीज लगातार हो रही है, पिछली सरकार के दौरान भी हुई। जब आप चाहे आईपीएस का उदाहरण ले लो, आप चाहे शिक्षण संस्थान का उदाहरण ले लो, जिसकी ज्यादा सिफारिश है, जिस मंत्री के पास जिसका जो खास है, वही नौकरी पर लगता है या जो पैसा देता है। इसलिए इस तरीके की भर्तियां बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए पारदर्शिता के आधार पर, ये मैं कहना चाहूंगा। और ये क्या मतलब है कि आप अभी किसी भी तरीके से रख लो, एलिजिबल है चाहे नहीं है, लेकिन उसके बाद आप जो है 9 महीने बाद बोलेंगे हम आपको रेगुलर कर देंगे। ये तो आप एक तरह से उनको जो है लुभाते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग जो है कई कई साल तक, मुझे याद है कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे गए थे,
1998 के बाद 2000 में 2001 में, और वो जो है 12-15 साल बाद, कई तो रिटायर हो गए कॉन्ट्रैक्ट में, 12-15 साल बाद भी रेगुलर जो किसी सरकार ने किया उनको रेगुलर। तो इसलिए जो है इस तरीके की भर्तियां ना हो तो ज्यादा बेहतर है, रेगुलर जी भर्तियां और पारदर्शी होनी चाहिए। जी अमित जी, स्थायी भर्ती की ही कोशिशें होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं वो शिक्षित युवाओं के साथ भी एक तरह का मजाक है, और व्यवस्था पे भी प्रश्न खड़े करता है कि बैकडोर एंट्री का एक प्रावधान किया जा रहा है, फिर वो लंबी लड़ाई चलती है कहीं ना कहीं। देखिए जी डॉक्टर अमित साहब, जी। मैं फिर आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये बैकडोर एंट्री नहीं है। अभी आप इसको प्रस्ताव को आने दीजिए, और जब इस प्रस्ताव का एक ड्राफ्ट जब आपके सामने आएगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बैकडोर एंट्रियां हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बड़े भाई विवेक जी का, कि इन्होंने ही खुद अभी कहा कि हमने आपको सिर्फ, आपने तो दिल पे ले ली। मैं दिल पे नहीं ले रहा था, मैं आपको स्पष्टीकरण ये दे रहा था कि आईपीएच विभाग में बहुत सी बैकडोर एंट्रियां आपके टाइम में हुई। महेंद्र ठाकुर जी उस टाइम आईपीएस मिनिस्टर थे। अभी मुकेश जी का इन्होंने भी जिक्र किया, तो मुकेश जी उसी बात पे आएंगे थोड़े दिनों में, 1-2 महीने में आपके सामने पूरे तथ्य और फिगर और फैक्ट से वो जब मार्केट में आएंगे पब्लिक के सामने, तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बैकडोर एंट्रियां कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि शिक्षित युवाओं को अब गेस्ट टीचर्स के रूप में पीरियड बेस्ड आधार पर रखा जाएगा। 2600 लोग रखे जाएंगे। विरोध हो रहा है हर तरफ से। सियासी दल भी विरोध कर रहे हैं, शैक्षणिक संगठन भी विरोध कर रहे हैं, छात्र संगठन भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की नीति नहीं होनी चाहिए। तुलना हो रही है इसकी केंद्र में, जैसे सेना में अग्निवीर 4 वर्ष के लिए भर्ती की है, यहाँ शिक्षक वीर 2 साल के लिए भर्ती होंगे। इनको शिक्षक वीर का एक नाम दे दिया अभी से। कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है, अब इसके ड्राफ्ट को फाइनल करके इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारी है। शिक्षा मंत्री के पास फाइल पहुंच चुकी है। वहीं बैकडोर एंट्री इसके जरिए होंगी। फिर से युवा सड़कों पर उतरेंगे 2 साल बाद, जब उनको निकाल दिया जाएगा। वो फिर मांग करेंगे हमें किया जाए, फिर अदालतों में भी मामले पहुंचेंगे। एक बड़ा मतलब एक व्यवस्था होगी। कांग्रेस का वायदा था स्थायी रोजगार का, उस पे काम भी कर रहे हैं। कुछ 24,000 के करीब पद कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग अभी तक भी काम करना उसने शुरू नहीं किया। वो बंद चल रहा है। दोबारा से उसको नया नाम देके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां वर्किंग शुरू नहीं हुई है। तो कैसे ये चीजें होंगी, ये सारा एक बड़ा प्रश्न है। इसी विषय पे हमने आज चर्चा की कि शिक्षित युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।